So this was the energy level diagram for hydrogen atom. First orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, and so on. As the number of orbit goes on increasing, then the energy difference goes on decreasing. That we have seen everything. आगे ये भी बोले अपन ने कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर ऑर्बिट से, यह है ग्राउंड ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट, तो किसी भी आउटर ऑर्बिट से जब इनर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तो उस वक्त दोनों के बीच में जितना, दोनों ऑर्बिट्स के बीच में, दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जितना डिफरेंस है, उतना डिफरेंस की पैकेट, जिसको हमने फोटॉन बोले थे, तो वो फोटॉन इमिट होगा और वो इमिटेड फोटॉन विल मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव. दैट वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. In this particular topic, that will be also called as spectral line. तो स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ क्या रहेगी, तो उस वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने देखे थे कि अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट का एटम हो तो उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन जब उसका ट्रांजिशन होगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी उसकी वेवलेंथ वाज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 by lambda. That is, lambda is nothing but wavelength of that spectral line. It was given by 1 by lambda equals to z square into RH. Z is the atomic number of that element and RH was called Rydberg constant. Whole multiplied by 1 by L square minus 1 by m square, where what is n? Number of orbit in which the transition takes place. मतलब जिस ऑर्बिट में, जिस एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा या फिफ्थ में होगा, वो n. और what is m? Number of orbit from which the transition takes place. फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू 2 लिए तो इस सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन कहां से हो सकता है, थर्ड से हो सकता है, फोर्थ से हो सकता है, फिफ्थ से हो सकता है, सिक्स से हो सकता है एंड सो ऑन. तो एन की वैल्यू अगर 2 लिए तो जिन जिन ऑर्बिट से ट्रांजिशन हो सकेगा वो आउटर ऑर्बिट 3, 4, 5, 6, 7 रहेगी. तो दोज विल बी कॉल्ड एज वैल्यूज ऑफ एम. तो फॉर एन इक्वल्स टू 2, एम की वैल्यूज क्या रहेगी, 3, 4, 5 up to infinity. If you take the value of n as 7, मतलब 7th ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो 7th के आउटर ऑर्बिट्स क्या रहेंगी, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन. तो फिर n की वैल्यू जब हम 7 लेंगे तो m की वैल्यूज क्या रहेगी, मोर देन 7, दैट इज 8, 9, 10 एंड सो ऑन. In this way. So this is the value of N and M. This was the formula that it was obtained. अब इसके रिमार्क्स देखते हैं. एंड कुछ खास बातें. वन बाय लैम्बडा मैथमेटिकली रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नथिंग बट वेव नंबर. वेव नंबर का मतलब होता है जो वेव है तो 1 मीटर में ऐसी कितनी वेव्स अकोमोडेट हो रही. फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस समझो 1 मीटर है और मैं यहां एक वेव निकाल रहा हूं, से इन दिस वे, ये वेव, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स आई, 1 मीटर डिस्टेंस में. तो देखो यहां से लेकर यहां तक एक वेव हो गई, बाद में ये 2 वेव्स, ये 3 वेव्स, ये 4 वेव्स और ये 4 और हाफ, तो 4.5 वेव्स यानी 4.5. 1 मीटर डिस्टेंस में जितनी वेव्स आती है दैट इज कॉल्ड वेव नंबर डिनोटेड बाय म्यू बार. तो वेव नंबर विल बी देन गिवन बाय म्यू बार.
mu, simple mu was nothing but frequency of radiation. Mu bar is called as the wave number, and wave number is nothing but reciprocal of wavelength. So the same is the formula, मतलब यही फॉर्मूला वेव नंबर का भी कहा जाएगा. तो वेव नंबर इज नथिंग बट न्यू बार इक्वल्स टू दिस मच. ये होगा दैट इज जेड स्क्वायर इंटू आर एच इंटू 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर. सेकंड, इज 1 बाई लैम्डा. सेम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो जेड की वैल्यू 1 आएगी और हाइड्रोजन एटम. फिर से जेड इक्वल्स टू 1. तो इस फॉर्मूले में जेड की वैल्यू 1 रखे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सो दिस विल बी 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर एच बिकॉज जेड इज 1 इंटू 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर. ये फॉर्मूला मिलेगा. दिस इज स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम. दूसरा कोई भी अगर एलिमेंट का एटम लेते हैं तो जेड की वैल्यू वहां आएगी. आगे थर्ड, जरा आरएच किसके लिए आया था? रिडबर्ग कांस्टेंट जिसको कहा था रिडबर्ग फार्मूला में. आरएच वाज गिवन बाय m e to the power 4, this m mass of electron, me e to the power 4 divided by 8 times epsilon 0 square h cube into c. इतने टर्म को कहा गया था रिडबर्ग कांस्टेंट. तो सभी तो कांस्टेंट सही है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, परमिटिविटी, प्लैंक कांस्टेंट एंड सी, सबकी वैल्यू अगर रख देते हैं the value comes to be means value of REH by putting the values of all constants. All constants सारे, मतलब इस फॉर्मूले में सारे कांस्टेंट जितने भी है सबकी वैल्यूज अगर रखे और कैलकुलेट किए तो देन REH comes to be 1.03 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स यानी पर मीटर. ये वैल्यू मिल जाती है कैलकुलेट करने के बाद. अब जरा ये वैल्यू क्या शो करती है? इसको हालांकि रिडबर्ग कांस्टेंट कहा गया 1.03 into 10 to the power 7, यानी यही रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आती है 1.03 into 10 to the power 7, ये कहा गया. लेकिन ये क्या शो कर रहा है ये बात इसके बारे में बता दें. तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे एक टॉपिक की तरफ आना पड़ेगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा. इस टॉपिक में हमने ये देखे कि जब कोई मेटल का ऑब्जेक्ट होता है, मेटल की कोई चीज होती है, उसको अपन ने हीट कर दिए, हॉट कर दिए, तो फिर वहां से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर आते हैं. मतलब रेडिएशंस बाहर आते हैं. बार बार मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ना बोलते हैं, रेडिएशंस बाहर आते हैं. लेकिन वो रेडिएशंस मतलब वही स्पेक्ट्रल लाइनें समझो, मतलब वो रेडिएशंस मतलब वो वेव्स जो बाहर आ रही, उनकी वेवलेंथ का रेंज काफी ज्यादा होता है और कंटिन्यूस. फिर वो रेडिएशंस को अगर किसी प्रिज्म से पास किए, फॉर एग्जांपल व्हाइट लाइट यानी ये लाइट को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट किए, प्रिज्म के एक सरफेस, प्रिज्म एक सरफेस पर इंसिडेंट किए, तो दूसरे सरफेस से अपोजिट फेस से निकलने वाले जो रेडिएशंस होते हैं तो उसमें 7 कलर्स मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये लिए प्रिज्म, ये सरफेस, इसके ऊपर ये लाइट इंसिडेंट किया, ये व्हाइट लाइट, एक ही रे. बाद में लेकिन जब इस सरफेस से जब रे जाएंगे, ये एक रे आएगा, ये दूसरा रे, ये तीसरा रे, ये चौथा रे, इसे 7 कलर्स मिलेंगे. तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्टेन. इस स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स जरूर है,
लेकिन जैसे मान लीजिए ये लिए अपन ने वायलेट और ये लिए रेड, तो रेड कलर की सिंगल लाइन नहीं दिखेगी, ऑरेंज कलर की सिंगल लाइन नहीं दिखेगी। रेड और ऑरेंज के बीच में जितनी जगह है उस जगह में भी अपने को लाइट दिखेगा। मतलब ये कि यहां से लेकर सेकंड, जिस फॉर एग्जांपल ये रेड बाउंड्री समझो और ये ऑरेंज ऐसा मान लिए, तो रेड और ऑरेंज की दो ऐसी लाइंस पर्टिकुलरली कंप्लीट डिफरेंट कलर की, कंप्लीट रेड कंप्लीट ऑरेंज ऐसा आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्योंकि जब हम रेड से लेकर ऑरेंज की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे वो रेड वो फेंट होते जाएगी और इधर ऑरेंज होते जाएगी। तो रेड से लेकर ऑरेंज तक ये जगह खाली ना होते हुए ये यहाँ पूरा ऐसा बैंड पट्टा दिखेगा कलर का, वो भी एक ही कलर का नहीं, रेड कलर, रेड के बाद थोड़ा फेंट थोड़ा फेंट थोड़ा फेंट ऐसा होते हुए ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर के बाद फिर थोड़ा ऑरेंज फेंट हुआ, फिर से ऑरेंज फेंट हुआ, ऐसा करते हुए येलो कलर। कहने का मतलब कोई भी दो कलर्स के बीच में बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन्स रहेगी, बहुत सारे वेव्स निकलेंगी। यहां मैं वेव के फॉर्म में नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये जो कलर ये जिसको हम एक ये बोलेंगे तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे, तो वो डिफरेंट कलर की ये इन दो के बीच में वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी देयर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि इसकी वेवलेंथ अलग इसकी वेवलेंथ अलग, और इन दो वेवलेंथ के बीच में इमेजिन करो कि यह अगर मान लीजिए समथिंग 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट की है और ये समझो 7500 एंगस्ट्रॉम यूनिट की है, तो 8000 और 7000 के बीच में जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है 8000 और 7000 इनके बीच में 1000 और 7500 इनके बीच में तुमको लगेगा कि केवल 500 लाइन्स है, 500 नंबर्स है। 8000 और 7500 इनके बीच में क्या लगेगा तुमको, केवल 500 का डिफरेंस है। ठीक है 500 का डिफरेंस, लेकिन ऐसा नहीं कि 8000 के बाद 7999 इतने एंगस्ट्रॉम यूनिट की एक वेव रहेगी, नहीं 7999 और 8000 इनके बीच में भी तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल होती है। तो कहने का मतलब यहाँ सारे पॉसिबल वैल्यूज के रेडिएशंस आएंगे सिमिलरली यहाँ, तो इसलिए ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा ये स्पेक्ट्रम अपने को कंटिन्यूस मिलेगा, अलग अलग नहीं, एक एक स्पेक्ट्रल लाइन नहीं दिखेगी बल्कि पूरा बैंड दिखेगा। सो सच ए स्पेक्ट्रम दैट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन दिस व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू दिस प्रिज्म, देन द spectrum that is obtained here to this side will be called as continuous spectrum. Similar spectrum is obtained in case of any metallic object when it is heated, then it emits the radiations of different wavelength, and when those radiations are passed through the prism, then such type of continuous spectrum is obtained in case of metals or in case of general hot bodies. लेकिन पर्टिकुलरली कुछ गैसेस कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बोलने से बेहतर मोस्ट ऑफ द, इनमें क्या होता है कि इन एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस किसी अगर मान लीजिए अपने ट्यूब में लिए, एक जो ये ट्यूबलाइट है उसी तरह से, या मर्क्यूरी वेपर है तो वहां अगर मान लीजिए अपन ने हाइड्रोजन गैस लिए और बाद में दोनों तरफ से अपन ने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए तो वो हॉट हो जाएगा गैस। तो when such a gas is heated, then it emits the radiations, वो भी वहां से भी रेडिएशंस बाहर आएंगे, मतलब वेव्स बाहर आएगी, लेकिन वो वेव्स पर्टिकुलर डिस्क्रीट सिलेक्टेड वेवलेंथ की ही होती है। यानी जब ये रेडिएशंस आएंगे और इन रेडिएशंस को हमने प्रिज्म से पास किए, तो प्रिज्म से पास करने के बाद मिलने वाले इधर जो रेडिएशंस मिलेंगे तो केवल 4 रेडिएशंस मिले थे। दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय बामर। क्या ऑब्जर्व किया था उसने, उसको केवल 4 रेडिएशंस मिले थे, मतलब 4 स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी।
एक कलर की, सेकंड कलर की, थर्ड कलर की और फोर्थ कलर की। समझो, ये रेड कलर की, ये समथिंग ऑरेंज कलर की, या कुछ ग्रीनिश कलर की। सॉरी, ये रेड, ये ग्रीन कलर की और ये ब्लू कलर की और वायलेट कलर की। ये चार ही कलर की स्पेक्ट्रल लाइंस, और इन दो के बीच में कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस से जो रेडिएशंस निकले, तो वो रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम में केवल सिलेक्टेड वेवलेंथ के ही रेडिएशंस बाहर आए, नॉट कंटिन्यूअस। सो सच स्पेक्ट्रम वाज कॉल्ड एज द लाइन स्पेक्ट्रम, वो लाइन स्पेक्ट्रम कहा गया था। तुमको मालूम होगा कि, याद आ रहा होगा कि इनकी वेवलेंथ, तो इसको बोला गया था रेड को एच अल्फा लाइट, और जिसकी वेवलेंथ थी 656 नैनोमीटर। उसके बाद दूसरी एच बीटा लाइन, जिसकी वेवलेंथ ऑब्जर्व की गई थी 486 नैनोमीटर। तीसरी एच गामा लाइन, सफिक्स गामा, 434 नैनोमीटर। और एच डेल्टा लाइन, जिसकी वेवलेंथ थी 410 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ के रेडिएशंस बाहर आए थे। इनके बीच में 410 और 434 के बीच में कोई भी रेडिएशन पाया नहीं गया था। सिमिलरली 434 और 486, इनके बीच में कोई भी वेवलेंथ का रेडिएशन नहीं था। ये डिस्क्रीट मिला, अपने को सेपरेट मिला। दैट डजंट हैपन इन केस ऑफ द मेटल्स। मेटल को हिट किए और वहां से निकलने वाले रेडिएशन। तो फिर एनीवे दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय बामर। बामर ने ये चार नंबर्स पाए। ये चारों नंबर्स, ये जो वेवलेंथ है, चारों वेवलेंथ देखो, वैल्यू देखो, ये विजिबल रीजन में आती है। इसका मतलब ये रेडिएशन अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस किसी ट्यूब में फिट किया, अपन ट्यूब में भर दिए और वो ट्यूब यहाँ पैक कर दिए, और मतलब डार्क रूम बना लिए, लाइट नहीं है, ट्यूब लगा दिया है। ट्यूब लगा मतलब ट्यूब शुरू नहीं किए। हाइड्रोजन गैस जिस एक ट्यूब में भरा हुआ है, वो ट्यूब को कनेक्शन दिया, स्विच ऑन नहीं किया, और ये रूम में वो है, तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट डार्क, अंधेरा रहेगा। उसके बाद जब अपन स्विच ऑन करेंगे तो वहां से जो रेडिएशंस निकलेंगे, वो रेडिएशंस अगर इस वॉल के ऊपर, सामने वाले वॉल के ऊपर जब इंसिडेंट होंगे, तो उसमें केवल चार कलर के ऐसे लाइंस दिखेगी। उनकी वेवलेंथ जब मेजर की जाएगी तो वो वेवलेंथ आएगी 410 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर। दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय बामर। इसने ऑब्जर्व किए थे। अब वो सोचने लगा कि इन 3-4 नंबर्स के बीच में कुछ रिलेशन मिलता है क्या। जरा गौर से देखो इन नंबर की तरफ, क्या रिलेशन है इनके बीच में। दिखता है तुमको कोई रिलेशन? 434 और 410 कितने का डिफरेंस है? 24 का। फिर उतना डिफरेंस इन दो के बीच में है क्या? 486, 434 नहीं, 52 का डिफरेंस है। तो यहाँ 24 का डिफरेंस। अच्छा, 24 के डबल यानी 52 होता है क्या? ऐसा भी नहीं है, ताकि डिफरेंस बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। चलो बताओ तो यहाँ कोई रिलेशन, यहाँ इन दो के बीच में 0 और ये 170 का डिफरेंस है। यानी इसका मतलब कि दो स्पेक्ट्रल लाइंस जिनकी वेवलेंथ में डिफरेंस, जो
कॉन्जुगेटिव स्पेक्ट्रल लाइन्स लेते तो उनके बीच में डिफरेंस इक्वल आएगा या डबल में आएगा, ट्रिपल में आएगा, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं। तुमको तो भी अभी फिलहाल इनके ऐसा भी नहीं हुआ कि इसके अगर कुछ टाइम्स किए तो यह नंबर मिलेगी, इसके कुछ टाइम्स किए तो यह नंबर मिलेगी, ऐसा भी कुछ नहीं लिख रहा। नहीं क्या कुछ रिलेशन दिखेगा? सोचो तो एक नहीं। कितने समय के लिए सोचे तुमने? 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए सोचने के बाद तुमको यहां रिलेशन नहीं मिला। बामर ने 2 साल सोचा इन नंबर्स के बारे में, कुछ रिलेशन मिलता है क्या। और 2 साल बाद उसने पाया 1885 में कि इनके बीच में एक रिलेशन है। ऑल दीज नंबर्स आर रिलेटेड बाय फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला वाज गिवन बाय 1 by lambda. Lambda is the wavelength of that spectral line, so that will be given by r into 1 by 2 square minus 1 by m square. ये कहा उसने। फिर r क्या है? तो r की वैल्यू उसने बताया, r इज ए कांस्टेंट whose value is r equals to 1.0979 into 10⁷ मीटर इनवर्स। m की वैल्यू क्या है? तो m के बारे में उसने बताया, m की वैल्यू मोर देन 2 रहेगी, सो इट विल बी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। 3 किसके लिए? तो 656 के लिए। यानी m की वैल्यू अगर 3 रखे, हियर दिस इज 2 स्क्वायर, m की वैल्यू अगर 3 रखे और कैलकुलेट किए, r की वैल्यू 1.097 into 10⁻09 into 10⁷, m की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, तो वैल्यू जब लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कम्स टू बी 656 नैनोमीटर। सिमिलरली अगर m की वैल्यू 4 रखे तो लैम्डा की वैल्यू आती है 486, m की वैल्यू 5 रखे तो लैम्डा की वैल्यू आती है 434, m की वैल्यू 6 रखे तो लैम्डा की वैल्यू आती है 410। केवल खाली इन 4 नंबर के साथ वो एक्चुअली प्ले किया उसने। 2 साल तक सोचने लगा कि क्या इन दोनों के चारों के बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश होता है क्या, तो दैट रिलेशन वाज ऑब्टेन। ये रिलेशन उसने प्रूव नहीं किया, केवल अरेंजमेंट करते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए कुछ तो भी रिलेशन पाया उसने। Such a relation is called empirical relation. Empirical. तो बामर का जो empirical फॉर्मूला मिला था उसने बताया, तो उसमें r की वैल्यू उसने ये लिया था। इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करो। रिडबर्ग ने ये कहा कि अगर बाय द वे ये रिडबर्ग का फॉर्मूला मिला था तो वह ट्रांजिशन कहां से कहां माना गया? mth ऑर्बिट से, आउटर ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में। अब उसने कहा रिडबर्ग ने कि अगर मान लीजिए किसी भी आउटर से 3rd, 4th, 5th कोई भी ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में ट्रांजिशन हुआ तो मतलब m की वैल्यू 2 लिए तो m की वैल्यू रहेगी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो वहां से जब ट्रांजिशन होगा तो वो फॉर्मूला क्या होगा? यही फॉर्मूला क्या होगा? 1 by lambda equals to RH into 1 by 2 square minus 1 by m square, ऐसा हो जाएगा। Once again I am repeating कि रिडबर्ग के अनुसार अगर वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 2nd ऑर्बिट में हो रहा है, यानी m की वैल्यू 2 रखे तो m की वैल्यू रहेगी मोर देन 2 आउटर ऑर्बिट्स, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो ऐसे हालत में फॉर्मूला होगा 1 by lambda equals to RH into 1 by 2 square minus 1 by m square। फिर इस फॉर्मूले को अगर इस इंपिरिकल फॉर्मूले के साथ कंपेयर करते, ये कोई डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं, ये डिराइव्ड फॉर्मूला। ये डिराइव करने के लिए बोर्स थ्योरी के 3rd पोस्टुलेट का यूटिलाइजेशन किया, तो ये डिराइव्ड फॉर्मूला। ये तो उसने बताया, खाली इन 4 नंबर को लेकर उनके साथ प्ले किया, उनके साथ गेम खेला उसने और 4 नंबर लेकर ये बताया कि ये रिलेशन मिला करके। लेकिन ये दोनों फार्मूले अगर कंपेयर किए तो यहाँ आने वाली RH की वैल्यू
और यहाँ उसने जो बताया कि आर की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू अगर इतनी लेते तो वैल्यू बराबर मैच होती है, तो वहां से पाया गया कि जो बाम्बर को ऑब्जर्व हुआ तो उसका रीजन क्या है, तो रीजन ये होगा शायद कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों मिली, तो बाम्बर ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। बाम्बर ने खाली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मिलने वाले वेवलेंथ के रेडिएशंस मेजर किए, लेकिन ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों मिली इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। वो क्लैरिफिकेशन रिडबर्ग क्या कहता है, शायद स्पेक्ट्रल लाइन इसकी वजह से मिली है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कहां से, थर्ड ऑर्बिट से, फोर्थ ऑर्बिट से, फिफ्थ ऑर्बिट से और सिक्स्थ ऑर्बिट से। नेचुरली थर्ड ऑर्बिट से ट्रांजिशन होगा सेकंड ऑर्बिट में, तो फिर लैम्डा की वैल्यू दी जाएगी 656 नैनोमीटर। तो फिर यहां रहने वाला RH और ये रहने वाली R की वैल्यू देखो 1.03 और ये 1.09, 10⁻7 है, ऑर्डर तो सेम है दोनों का 10⁻7, तो ये दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम है। और यहां से उसने कंक्लूजन निकाला कि बोर ने जो बताया था या बोर का एटॉमिक मॉडल जो था वो बोर का एटॉमिक मॉडल बराबर है। कैसे, फाइनली उसने कंक्लूड किया कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिली ये किसकी वजह से मिली, ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट। इनसे थर्ड ऑर्बिट से ट्रांजिशन होने की, कहा, थर्ड में सेकंड, थर्ड से सेकंड में, और फोर्थ से सेकंड में, या फिफ्थ से सेकंड में, या सिक्स्थ से सेकंड में, ये ट्रांजिशन के कारण ये स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, ऐसा उसने कहा। और ये ट्रांजिशन किसके हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन कहां होता है, एटम में, इसलिए ये जो स्पेक्ट्रम मिला दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और जो लाइंस मिली इनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। तो इसीलिए कहा रिडबर्ग ने कि बोर ने जो फार्मूला, बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल बताया वो सही है। पहला पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है। सेकंड पोस्टुलेट में कहा था कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, जिससे ऑर्बिट में रिवॉल्व होते वक्त वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, लेकिन वो पर्टिकुलर ऑर्बिट कैसे होनी चाहिए कि उस ऑर्बिट में घूमते वक्त उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π होना चाहिए। और तीसरे पोस्टुलेट में कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट, और जब ऐसा करेगा वो इलेक्ट्रॉन तब उसके ऑर्बिट के बीच में जितना एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा, तो वो बनेगी स्पेक्ट्रल लाइन, और वो स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ इस फॉर्मूले से दी जाएगी। सो इन दिस वे दैट्स व्हाई द बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज एक्सेप्टेड। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट किया गया, बोर्स का एटॉमिक मॉडल, क्योंकि बोर्स का एटॉमिक मॉडल यूज करके रिडबर्ग ने ये जो फार्मूला बताया तो ये फार्मूला इस फार्मूले के साथ मैच हो रहा है एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई बोर्स फार्मूला वाज, बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज एक्सेप्टेड। चलो अब अभी जरा आरएच की वैल्यू 1.03 न लेते हुए 1.09 ही लेना होगा, ध्यान में रखो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। जो इंपेरिकल फॉर्मूला बताया था उससे यही वैल्यू आरएच की वैल्यू भी 1.09, हालांकि आरएच कम्स टू बी 1.03 बट इट इज टू बी टेकन 1.09 into 10⁻7, या कभी अगर किसी न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू दी होंगी आरएच की वो लेना होगा तुमको, बट इफ इट इज नॉट गिवन देन यू विल हैव टू टेक टू बी 1.09 into 10⁻7। अब यहां से एक बात मिलेगी अपने को, इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट्स में ट्रांजिशन होगा। अब देखो यहां एन की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, ये एन इक्वल्स टू 1, फर्स्ट एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट की। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हुए जब उसको ये एनर्जी दिए हमने, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होना मतलब हाइड्रोजन गैस जो पैक किया हुआ है किसी बल्ब में, किसी ट्यूब में,
तो उसको अपन ने इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दिए, एनर्जी नहीं मिली, तो फिर सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स उनके उनके फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, तो देन ऑल द एटम्स विल बी सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट। बाद में अपन ने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिए तो हीट मिल जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के कारण वो सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में और फिफ्थ में कहीं पे भी जा सकता है। तो तब वो एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में फॉरएवर के लिए न रहते हुए फिर से वो वापस आना चाहेंगे। वापस आते वक्त एक दो ट्रांजिशन हो सकते हैं या दो तीन ट्रांजिशन हो सकते हैं, या जितने भी पॉसिबल ट्रांजिशन हो वो हो सकते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। अब तो कहने का मतलब एन की वैल्यू यानी जिस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, समझो फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन कहां से हो सकता है? सेकंड ऑर्बिट से। मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड में गया तो सेकंड से फर्स्ट में आएगा, या इलेक्ट्रॉन थर्ड में है तो थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है। तुम बोलोगे थर्ड से सेकंड में नहीं गया, आएगा, वो बात में सकते कि थर्ड से अगर मान लीजिए फर्स्ट में ट्रांजिशन हुआ, या फोर्थ से फर्स्ट में ट्रांजिशन हुआ, फिफ्थ से फर्स्ट में, यानी इन ऑल केसेस देयर इज द ट्रांजिशन टू फर्स्ट ऑर्बिट। वेयर फ्रॉम? कहां से? m की वैल्यू 2 से या 3 से या 4 से या 5 से। तो दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड स्टडीड बाय लार्मन। और इन ट्रांजिशन के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल फिर से बता रहा हूं मैं, ये क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन समझो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चला गया, तो वहां तो काफी कम समय के लिए घूमता है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए, और बाद में वो वापस आना चाहेगा। तो वापस आएगा तो इस तरह से फर्स्ट से जंप किया उसने, सॉरी सेकंड से जंप किया फर्स्ट में, कूदा वो, या तो इन दो बीच में एनर्जी का जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस का क्या मिलेगा? फोटॉन। तो वो एक स्पेक्ट्रल लाइन मिली। ये स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है, ये शो कर रहा कि ट्रांजिशन हुआ सेकंड से फर्स्ट में, तो इसके कारण जो फोटॉन मिलेगा वो फोटॉन वेव के फॉर्म में जाएगा, स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। उस स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ कितनी रहेगी? तो 6/6 नैनोमीटर। नो सॉरी, लेकिन वो परी एक स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे, मिल गई एक स्पेक्ट्रल लाइन। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि थर्ड ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन गया था और थर्ड से सेकंड में ना आते हुए डायरेक्टली फर्स्ट में आया, थर्ड से फर्स्ट में, तो तब भी क्या होगा? थर्ड में जब था तो एनर्जी ज्यादा थी उसकी। देखो ये क्या शो कर रहा है? देयर इज द ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी जब ग्राउंड स्टेट में था इलेक्ट्रॉन, तो तब अपन ने एनर्जी ज्यादा दिए ताकि वो फोर्थ ऑर्बिट में चला गया, और फोर्थ से अब डायरेक्टली फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा, तब भी एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। यानी कहने का मतलब स्पेक्ट्रल लाइन तब भी मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन कहां से? फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा। ये भी तो पॉसिबल है कि वो फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, एंड सो ऑन। अब ये सारी ऑर्बिट सारे ट्रांजिशंस में निकालते नहीं बैठता, लेकिन ये भी पॉसिबल है। अब यह बताओ मुझे, ट्रांजिशन कहां से हो रहा? सॉरी, कौन सी ऑर्बिट में हो रहा? फर्स्ट में। तो जिस ऑर्बिट में हो रहा उसके लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। तो फिर स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला, अगर मतलब वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखना है, तो ऑल दिस स्पेक्ट्रल लाइंस वर स्टडीड बाय लार्मन। तो इन सारे स्पेक्ट्रल लाइंस के कारण जो ग्रुप बन गया सारी स्पेक्ट्रल लाइन का, इसको कहा जाता है लार्मन सीरीज। व्हाट द सीरीज? लार्मन सीरीज। And all these spectral lines are in ultraviolet region, stronger than visible light. Ultraviolet region, UV. सारी स्पेक्ट्रल लाइन, इनकी वेवलेंथ
310 से भी 410 से भी कम। तो लामेन सीरीज, फिर लामेन सीरीज में जनरल फॉर्मूला अगर लिखना है वेवलेंथ का फॉर लामेन सीरीज, क्या लिखोगे? 1/λ, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, RH एज इट इज, 1/n², n मीन्स जिस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा, कौन सी ऑर्बिट में? फर्स्ट, इट विल बी 1/1²। कौन सी ऑर्बिट से? तो वो सेकंड से हो सकता है, थर्ड से हो सकता है। तो यम की वैल्यूज क्या रहेगी? 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो आई एम राइटिंग हियर 1/m² itself. So what will be the values of m? m की वैल्यूज क्या रहेगी? 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, m की वैल्यूज रहेगी। दिस विल बी कॉल्ड लामेन सीरीज। अब नेक्स्ट, बाय द वे अगर ऐसा भी हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन वो थर्ड ऑर्बिट में गया था तो थर्ड से सेकंड में ट्रांजिशन हुआ, सेकंड से बाद में फर्स्ट में आने वाला है, उसके बारे में अभी नहीं सोचते, हो गया अभी उसका खत्म। फर्स्ट ऑर्बिट में जो ट्रांजिशन हो रहे थे उसके बारे में सोच लिया अपने पहले। तो वो सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी, तो उस सारी स्पेक्ट्रल लाइन का जो ग्रुप बना तो उसको क्या नाम दिया अपन ने नहीं, लामेन नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी की, तो उसका नाम दो, अपन देने वाले कौन है? तो फिर लामेन सीरीज इसको कहा जाएगा। फिर बामर सीरीज इसको कहा जाता है। कब ट्रांजिशन कहां से हो रहा? एनी आउटर ऑर्बिट से, कहा? सेकंड ऑर्बिट में। तो अगर बाय द वे ट्रांजिशन यहां हो रहा, ये थर्ड से सेकंड में और फोर्थ से सेकंड में और फिफ्थ से सेकंड में और सिक्स्थ से सेकंड में हो सकता है, सेवंथ से सेकंड में, एट्थ से अप टू इंफिनिटी। लेकिन ट्रांजिशन कहां हो रहा? सेकंड ऑर्बिट में। तो ट्रांजिशन अगर सेकंड ऑर्बिट में हो रहा तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। तो एम की वैल्यू क्या आएगी? 2 के आगे से, इट विल बी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो फिर वेवलेंथ विल बी गिवन बाय एंड दैट सीरीज। फिर इन सारी स्पेक्ट्रल लाइंस को, फिलहाल मैंने 4 ही निकाला, लेकिन ये बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी देयर, लेकिन ये सारी स्पेक्ट्रल लाइन को किसने स्टडी किया था? बामर ने। तो बामर सीरीज कहा जाता है। दिस इज बामर सीरीज, ऑल द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामर सीरीज। और ये मिलती है विजिबल रीजन में। तो फिर बामर सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वन बाय लैम्बडा इक्वल्स टू RH इंटू 1/2², क्योंकि ट्रांजिशन कहां हो रहा? सेकंड ऑर्बिट में। कहां से? मे बी फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। मतलब एम की वैल्यू क्या रहेगी? मोर देन 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बामर सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट, ट्रांजिशन फिर थर्ड ऑर्बिट में हुआ तो कहां से होगा? फोर्थ से या फिर फिफ्थ से या फिर सिक्स से या फिर सेवन से या एट से एंड सो ऑन। तो इनके कारण भी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। इसको नाम दिया जाता है पास्चन सीरीज। और ये सीरीज मिलती है इंफ्रारेड रीजन में। मतलब इस सारी सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस इंफ्रारेड रीजन में होती है। मतलब कोई लाइट नहीं दिखेगा अपने को, कोई सीरीज से लाइट, कोई स्पेक्ट्रल लाइन से लाइट नहीं मिलेगा। सिमिलरली देयर में बी द ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू फोर्थ। अच्छा, पास्चन सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर? पास्चन सीरीज का
वेवलेंथ इक्वल्स टू RH इंटू 1/3 स्क्वायर, ट्रांजिशन कहाँ हो रहा, थर्ड ऑर्बिट में, माइनस 1/m स्क्वायर. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ m? It will be 4, 5, 6. No. Yes, 4, 5, 6. Similarly, another series will be called bracket series. ये इंफ्रारेड रीजन में ये भी रहती है. और नेक्स्ट है फंड सीरीज. सो दिस 5 सीरीज आर वेल नोन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अब यहां से ये फॉर्मूले याद रखने के लिए काफी आसान है. ये पहले जनरल फॉर्मूला, तुमको खाली इनके नाम याद करना पड़ेगा. लामन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड. लामन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड. तो लामन सीरीज यानी फर्स्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो फर्स्ट सीरीज है तो ट्रांजिशन कहाँ होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में. तो पुट द वैल्यू ऑफ NH 1. फिर n की वैल्यू 1 मिल गई तो m की वैल्यू क्या रहेगी उसके लिए, मोर देन 1, दैट इज 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. वंस अगेन, ये सारी फॉर्मूले तुमको याद करने की जरूरत नहीं है. तुमको याद करना है ये जनरल फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में क्या शो करता है, n यानी जिस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, जिस एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ n. अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होने के कारण स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है, तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस को, सारी स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या नाम दिया गया, मतलब वो कौन सी सीरीज है, लामन सीरीज. सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होने के कारण मिलने वाली सीरीज बामर सीरीज. थर्ड ऑर्बिट में मिलने वाले ट्रांजिशन के कारण पास्चन सीरीज. तो खाली तुमको सीरीज के नाम याद करना पड़ेगा, साइंटिस्ट के नाम याद करना पड़ेगा, लामन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड. और फिर उसके अनुसार लामन यानी फर्स्ट, तो n की वैल्यू 1 रखो, m की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन. बामर की वैल्यू, सॉरी, बामर के लिए, बामर यानी सेकंड सीरीज है तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो m की वैल्यू मिलेगी अपने को 3, 4, 5 एंड सो ऑन. पास्चन के लिए, पास्चन यानी थर्ड सीरीज है तो m की वैल्यू 3 रखेंगे तो m की वैल्यू 4, 5, 6 and so on. So in this way you can have the spectral lines or formula for the wavelength of any spectral line of any series. अब यहाँ बेसिक टर्म्स आते हैं. So this is all about the different series. यहाँ बेसिक टर्म्स ये आते हैं. एक जनरल बात है, थर्ड मेंबर ऑफ बामर सीरीज अगर कहा गया, थर्ड मेंबर ऑफ बामर सीरीज, जनरल बात होता है. इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले बामर सीरीज ये याद रखना होगा. यानी तुमको पूछा जाएगा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ बामर सीरीज. वेवलेंथ कैलकुलेट करना थर्ड मेंबर की, बामर सीरीज की. तो सबसे पहले बामर सीरीज बोलने के बाद n की वैल्यू क्या रखी जाएगी, बामर सीरीज सेकंड सीरीज है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 2. फिर थर्ड मेंबर कहा, तो थर्ड मेंबर का मतलब क्या होता है, एक देखो पहले क्या, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन लामन सीरीज. ये पूरी सीरीज लामन सीरीज है, ये फर्स्ट मेंबर. तो फर्स्ट मेंबर है, ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो रहा, सेकंड से फर्स्ट में. सेकंड मेंबर है थर्ड से फर्स्ट में. थर्ड मेंबर है फोर्थ से फर्स्ट. तो थर्ड लाइन बोलो, फिफ्थ से फर्स्ट,
फोर्थ मेंबर हो जाएगा। तो इसलिए मेंबर यानी कौन से नंबर की लाइन। जब तुम बामर सीरीज लोगे तो एन की वैल्यू क्या लोगे बामर सीरीज के लिए, एन की वैल्यू 2, तो एम की वैल्यू क्या रहेगी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो यम की वैल्यू 3 लेने के बाद मिलने वाली वेवलेंथ जो रहेगी वो फर्स्ट मेंबर की कहा जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन कहां से होगा थर्ड से सेकंड में। यम की वैल्यू 4 लेने के बाद, क्योंकि ये सेकंड मेंबर कहा जाएगा, यम की वैल्यू 5 लेने के बाद थर्ड, मतलब ये 3 फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर। एंड पुट द वैल्यू ऑफ यम एज 3 एंड एन एज 2, तो क्या मिलेगा तुमको फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज। तो थर्ड मेंबर ऑफ बामर सीरीज क्या कहा जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ एम एच 5। देखो ना यहां एम की वैल्यू ये तीसरे नंबर की है, तो फिर एम की वैल्यू 5 रखने के बाद मिलने वाली वेवलेंथ, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 1/λ इक्वल्स टू RH, जिसकी वैल्यू 1.0979 इंटू 10⁻7 लेंगे, और 1/n² यानी n की वैल्यू क्या लेंगे बामर सीरीज है इसलिए n की वैल्यू 2, और पार्शियल सीरीज सॉरी थर्ड मेंबर है तो m की वैल्यू 5। तो अब इसी से एक बात पता चलती है 2 + 3 = 5। तो थर्ड मेंबर बोलना है तो क्या किसी भी सीरीज का कोई भी नंबर का मेंबर बोलना है, यानी स्पेक्ट्रल लाइन की नंबर कौन से नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन, याद देखो ना ये फर्स्ट नंबर की, ये सेकंड नंबर की, ये लामें सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन सही है, ये थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर। तो अभी एक बात बताओ, व्हाट इज द फोर्थ मेंबर ऑफ लामेन सीरीज। लामेन सीरीज बोलने के बाद एन की वैल्यू क्या लिख जाएगी, फोर्थ मेंबर ऑफ लामेन सीरीज बोल रहा हूं मैं, तो एन की वैल्यू 1 फॉर लामेन सीरीज, एन इक्वल्स टू 1। तो एम की वैल्यू क्या रहेगी 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। फिर फोर्थ मेंबर ऑफ लामेन सीरीज कहा गया, तो एम की वैल्यू ये फर्स्ट मेंबर मिलेगा, इससे सेकंड मेंबर मिलेगा, इससे थर्ड और इससे फोर्थ मेंबर, मतलब क्या होगा फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन होना चाहिए। तो हैव यू गॉट दैट हाउ टू ऑब्टेन द मेंबर एनी मेंबर ऑफ एनी सीरीज। तो वो बहुत आसानी से, कैसे कि वो सीरीज कौन सी है जिसके कारण उसकी एन की वैल्यू पता चल जाएगी, तो उस एन की वैल्यू में जिस नंबर का तुमको मेंबर चाहिए वो नंबर ऐड कर दो। वंस अगेन फॉर एग्जाम्पल 7th मेंबर ऑफ पास्टल सीरीज से 7th मेंबर ऑफ पास्टल सीरीज की वैल्यू कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ, तो क्या होगा फॉर्मूला 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1 पास्टल सीरीज है इसलिए थर्ड है वो, इसलिए 3² लेना पड़ेगा, माइनस 1 अब एम की वैल्यू 7th मेंबर के लिए एम की वैल्यू क्या होगी 7th मेंबर ऑफ पास्टल सीरीज 7 + 3 दैट इज 10 स्क्वायर। फिर RH की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हुए जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी द वेवलेंथ ऑफ 7th मेंबर ऑफ पास्टल सीरीज, ऐसा कहा जाएगा। क्लियर? ये दूसरी और एक बात यहां आएगी, कोई भी सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, कोई भी सीरीज का फर्स्ट मेंबर, तो वो सीरीज की में जो मिलने वाले जो ट्रांजिशन है उसके जस्ट इमीडिएट वाली ऑर्बिट से मिलने वाला ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल लामेन सीरीज लेते हैं, लामेन सीरीज का फर्स्ट मेंबर बोले तो लामेन सीरीज फर्स्ट सीरीज है, तो एन की वैल्यू 1 रहेगी, तो उसके बाद जस्ट इमीडिएट क्या रहेगा सेकंड,
तो सेकंड से फर्स्ट में, सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन होने के बाद मिलने वाली जो वेवलेंथ रहेगी वो फर्स्ट मेंबर की रहेगी। फंड सीरीज का फर्स्ट मेंबर कहा गया, फंड सीरीज फिफ्थ सीरीज है तो एन की वैल्यू 5 रखेंगे और फर्स्ट मेंबर बोले तो एम की वैल्यू 6 रखी जाएगी। इन दिस वे बाय पुटिंग दिस वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ of any member of that spectral line of that series। आगे ये जो अच्छा एक बात बताओ, यम के इसमें से एक का कोई भी एक स्पेक्ट्रल लाइन एक सीरीज ले। अच्छा इस डायग्राम को, जो कुछ भी डायग्राम हमने ड्रॉ किया यहां, इसको पुराने सिलेबस में एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम कहा जाता था और नए सिलेबस में एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम इतना ही कहा जाता है। फिर भी एनर्जी लेवल डायग्राम करके 2 मार्क के लिए बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और यहाँ से अपने को क्या मिलता है, क्लियर पिक्चर भी मिल जाता है, लामन बामन पास्चम ब्रैकेट फंड, और बाद में ये वैल्यूज भी पता चल जाती है और ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी पता चल जाती है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे हमने लामन सीरीज ली है या बाबर सीरीज ये लेते, बाबर सीरीज ली है, ट्रांजिशन हो रहा सेकंड ऑर्बिट में, कहां से, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन। फर्स्ट मेंबर ये अल्फा लाइन, इनको ही केवल नंबर दिया, नाम दिए गए, वैसे नाम याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी ये अल्फा लाइन, ये बीटा लाइन, ये गामा, ये डेल्टा एंड सो ऑन। इन 4 में से बताओ